गुड इवनिंग एवरीवन। माय स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। तो देखिए कुछ कारणों, इमरजेंसी कारणों की वजह से आपका कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और अब क्लासेस आई थिंक कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कुछ आप अभी एक्चुअली इमरजेंसी इशू है, लेकिन फिर भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके। तो आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने ख़त्म किया था। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था और उसके क्वेश्चंस किए थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जो आज का क्लास होगा ये प्योरली थ्योरेटिकल होगा। और नेक्स्ट 2 क्लासेस होंगे आई थिंक, मतलब आज का क्लास मतलब टुडेज क्लास और कल का क्लास, ये दोनों आपके थ्योरेटिकल होंगे। और आई थिंक न्यूमेरिकल भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो जो हाईली कंसेप्चुअल है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है? जो मैंने बातें कही ये आपको समझ आया? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बताइए। ओके। तो जो आज का जो क्लास होगा ये थ्योरेटिकल होगा, क्योंकि हमको थ्योरी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी करने के बाद। क्लियर है? तो देखिए, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था और उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, जो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ को कंबाइन करके हैं। ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्या होता है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो एक का एप्लीकेशन दूसरे में यूज होता है। तो मैंने यही सोचा कि सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम थ्योरी कंप्लीट करना है उसको कर लें। उसके बाद न्यूमेरिकल को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हो या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हो या एंट्रोपी का हो या एक्सर्जी का हो, जो भी नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम SLOT बोलते हैं। ठीक है, ये अपने बेनिफिट के लिए, ताकि और FLOT का मतलब क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने इसको आपको बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि वो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन बताता है कि आपने जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वो किस किस, जैसे सपोज इसमें क्या होता है कि आपने सपोज 2 यूनिट एनर्जी दिया, तो 1 यूनिट सपोज वर्क डन में यूटिलाइज हुआ और 1 यूनिट सपोज आपका इंटरनल एनर्जी में यूज हुआ। तो ये सिर्फ इसका आपको नॉलेज देता है, बट एक डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है कि हीट ट्रांसफर किधर से किधर होगा, क्यों होगा, फ्लो किधर होगा। अगर कोई पाइप है, पाइप के अंदर फ्लूइड है, तो फ्लूइड का प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ना? चलिए, अब इसमें क्या दिया गया है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बेसिकली डायरेक्शन बताता है। क्या, किस टाइप का डायरेक्शन की प्रोसेस कैसे होगा और कब होगा और क्यों होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? इसको ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और कैसे बताता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है? कि हीट को, जैसे हमारे पास सपोज हीट है और हीट को कंप्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। समझ पा रहे हैं ना? कंप्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो साइंटिस्ट ने हमको दिया हुआ है। क्लियर है?
आप बीच बीच में कमेंट करते जाएंगे ताकि मेरे को लगे कि आप लोग को समझ आ रही है। क्लियर है? ओके। अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि हीट को वर्क में 100% नहीं बदला जा सकता। एक साइकिल में, साइकिल का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस की बात, प्रोसेस मैंने आपको एक प्रोसेस के बारे में बताया था और साइकिल के बारे में बताया था। और साइकिल में क्या होता है, साइकिल जो होता है प्रोसेस से मिलकर बना होता है, और प्रोसेस जो होता है एक सिंपली प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हैं। और बहुत सारे प्रोसेस को मिलकर हम लोग क्या करते हैं, साइकिल बनता है, उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट देखा गया है, ये जो एक्सपेरिमेंट देखा गया है, ये साइकिल के केस के लिए वैलिड है। क्लियर है? आप ये नहीं कीजिए, आपको क्या लगेगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा। सपोज कि आइसोथर्मल प्रोसेस जब आपने पढ़ा होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको मालूम होगा कि मैंने बताया था डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। तो आप बोले कि सर मैंने तो, आपने अभी बोला कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इज इम्पॉसिबल, आपने अभी जस्ट पहले बोला, तो मैंने साइकिल के लिए बोला, प्रोसेस के लिए नहीं बोला। क्लियर है? ये बातें ध्यान देने योग्य हैं, इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना? तो जब भी हमने ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा, जो नोट पॉइंट हमने दिया है, ये आपके साइकिल के लिए वैलिड है, ना कि प्रोसेस के लिए। क्लियर है? साइकिल और प्रोसेस में डिफरेंस समझ आया? मैंने तो ये प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था, लेकिन आप ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये साइकिल में देखा गया है। अब देखिए वही चीजें मैंने आपको बताया कि वर्क को, देखिए वर्क क्या हो सकता है, प्रोसेस में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए अगर मैं सपोज कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं किसी सिस्टम को डीक्यू दूंगा या मतलब इसको मैं हीट दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, या इस पे वर्क करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गया, वही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, दिस ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सपोज ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हीट जो है दिस ऑर्गेनाइज फॉर्म है, जैसे कि फोसिल्स फ्यूल हैं, पेट्रोलियम है, ये क्या है, दिस ऑर्गेनाइज फ्यूल है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वर्क में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल निकालते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंजन चलाते हैं, इंजन वर्क करता है। तो अगर सिंपली हमारे पास पेट्रोल डीजल रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज हमने कहीं नहीं किया, वो बेकार मतलब वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन हम अपना थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट लगाकर, अपना इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लगाकर हमने कुछ उसमें इन्हेंसमेंट किया ताकि वो कुछ वर्क करे। जैसे कि अगर पेट्रोल आपके पास सिर्फ रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको इंजन में डालेंगे तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, क्योंकि वो इंजन आपको वर्क दे रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो वर्क को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म, एंड हीट को क्या बोला जाता है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो दोनों है, लेकिन वर्क क्या है, ऑर्गेनाइज फॉर्म है, एंड हीट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब स्टेटमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से देख कर किया गया है, बहुत लोग साइंटिस्ट लोग इस पे वर्क किए हैं। उसी का एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, इसका कंडीशन जाने क्या है, ये क्या है, वैलिड ओनली फॉर साइकिल। अगर आपके पास एक साइकिल है, ना कि प्रोसेस, साइकिल और प्रोसेस में आपको डिफरेंस होना चाहिए। ये आपको प्रोसेस के लिए अप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ आपको साइकिल के लिए अप्लाइड है। फॉर एग्जांपल अगर ये पीवी डायग्राम है और इस पे एक साइकिल है, कुछ क्लोज साइकिल इस टाइप का है, तो इसी के लिए कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वैलिड होगा, ना कि प्रोसेस के लिए। सपोज दिस इज प्रोसेस, तो इस केस में ये आपका वैलिड नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको।
ठीक है। इसके बाद इस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे कि क्या है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल। देखिए साइकिल शब्द आना बहुत जरूरी है। which produce work continuously which exchanging heat with a single reservoir। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये एक हमारे पास रिजर्वायर है, ठीक है, ये जो मैंने व्हाइट कलर से राउंड किया, सपोज हमारे पास एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर के का मतलब क्या होता है कि उसके पास इतना एनर्जी है कि उससे कुछ एनर्जी निकाल भी लें तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज ये जैसे सन है तो सन से कुछ एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर अगर समुद्र से वन तब हम लोग पानी निकाल लें तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसी तरह क्या है, सोर्स का क्या, रिजर्वायर का क्या डिफिनेशन होता है, उससे हम कितना भी एनर्जी निकाल लें तो ना ही उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ना ही आ, उसका जो सिस्टम है वैसा क्या ही वैसा रहेगा। देखिए ये हमारे पास एक सिंगल रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर से हम क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं। सपोज 20 किलो जूल मैंने सपोज ले लिया। तो ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो 20 किलो जूल हमने एनर्जी लिया, इसको वर्क में जो है 20 किलो जूल एनर्जी लेंगे, वो क्या है, वर्क में कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे इम्पॉसिबल बोला है, ये इम्पॉसिबल है। मतलब आप कहेंगे कि मैंने 20 किलो जूल एनर्जी लिया किससे, रिजर्वायर से, तो मैं चाहता हूं कि 20 किलो जूल मेरा वर्क भी हो, तो ऐसा कहना इम्पॉसिबल है। समझ पाए इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को समझ पाए। आपको लैंग्वेज में देखिए थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में, मैं भी पढ़ता था तो घबरा जाता था। उसी तरह आपको इसको ऐसे समझना है कि क्यू जो है, सपोज आपको 20 किलो जूल है, तो क्यू जो है, अगर हम मेरे को कोई 20 किलो जूल एनर्जी दिया तो मैं उसको कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, कोई भी दिमाग लगा लूं, मैं 20 किलो जूल वर्क नहीं कर सकता, उससे कम ही करूंगा। समझ पाए आप। अगर कोई मेरे को 20 किलो जूल एनर्जी देता है कि आप इस एनर्जी का यूज कीजिए और इतना ही मेरे को वर्क चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। किसके द्वारा कहा गया है, कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के द्वारा। क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसका इफिशियंसी निकालेंगे। सपोज मैं मान लेता हूं कि ऐसा हो गया, सपोज मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 100% इफिशियंसी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। क्लियर है। ओके, तो समझ पाए यहां तक। ओके, तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी जो है हमारा, ये 100% दिया हुआ, ये मतलब थ्योरेटिकल है। ये मैंने कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने जो बोला था इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने क्या किया, 100%, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैंने मान लिया 100% होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब देखिए इस टाइप के मशीन को क्या बोलते हैं, देखिए PPM2 बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है लेकिन इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल। मैंने बताया था PPM1 भी बताया था आपको, और ये PPM2 ये साइंटिफिक नाम दिया गया है, इससे आपको घबराने की बात नहीं नहीं लेना है। ठीक है, इसमें देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार 100% इफिशियंसी कभी हो ही नहीं सकता। किसका, PPM2 का। PPM2 किसको बोला गया, इतने को सिस्टम को PPM2 बोला गया है। क्लियर है, बताइए। इतने जो मैंने ये फिगर बनाया है, इतने को क्या बोला गया है, PPM2 बोला गया है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए एक हीट इंजन का कंसेप्ट आता है। हीट इंजन क्या होता है इसको जानेंगे। डिवाइस विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू सराउंडिंग। मैंने अभी देखा, आपको बताया कि अगर 20 किलो जूल आपके पास हीट है
इसको वर्क नहीं, मतलब 100% नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो क्या करेंगे, चलिए मैं आपका बात समझ भी लूँ, ये 100% नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो सपोज मैंने 15 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट किया, सब ठीक है, और 5 किलो जूल क्या किया मैंने, सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो काम कौन करेगा, ये काम जो है हमारा हीट इंजन करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, एक मशीन है जिसको हीट इंजन बोलते हैं, वो डिवाइस है जो ये वर्क करेगा। अगर मैं, जैसे डीजल इंजन है हमारे पास, डीजल इंजन का क्या काम है, उसको पेट्रोल देते हैं तो क्या करता है, वर्क देता है, वर्क और प्लस हीट रिजेक्ट करता है साइलेंसर की, मतलब वो जो होता है ना, हीट रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो 100% कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, नहीं तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। और ये बोलेंगे सर ये कैसे आप बोल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तब ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है। क्लियर है, हीट इंजन समझ में आया। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपको हीट को कन्वर्ट करता है। सपोज 20 किलो जूल आपके पास हीट है, इसको 15 किलो जूल क्या बोल कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 5 किलो जूल आपको रिजेक्ट कर दिया सराउंडिंग। ठीक है, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था। इसके बाद देखिए हीट इंजन का, आपको हीट इंजन का इफिशियंसी, इफिशियंसी समझते हैं आप लोग, इफिशियंसी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, इफिशियंसी क्या होता है, कोई बताएंगे। आपने इफिशिएंट का शब्द तो सुना ही होगा, इफिशिएंट की मतलब वो जो हमारा सिस्टम है वो कितना परसेंट इफिशिएंट है। यस यस, वेरी गुड, आउटपुट बाय इनपुट। ओके, यानी अगर मैंने सपोज अगर हमारे पास कोई इंजन है, या कोई, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, सपोज ये हमारा, मैं एक काम वर्क स्टार्ट किया, सपोज सपोज मैंने एक काम स्टार्ट किया, कोई इसको मैं कर रहा हूँ, सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और इस बिजनेस में मैंने 20 रुपया डाला, ठीक है, 20 रुपये डाला, और मैंने देखा कि 20 रुपये डाला, लेकिन जो मेरे को रिजल्ट आया 15 का ही आया, तो मैं क्या बोलूंगा, कितना इफिशियंट है, इफिशियंट होगा आपका 15/20। समझ पा रहे हैं ना, तो 15/20 इसको परसेंटेज में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 75% है, 75% आएगा। क्लियर है ना, तो ये आपका 75% आपका इफिशियंट है, कहने का मतलब ये जो हमारा बिजनेस है। उसी तरह हम लोग इंजन के केस में क्या करेंगे, इंजन के केस में यह है कि कितना आउटपुट हमको वर्क मिल रहा है और कितना हमने सप्लाई किया। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे सपोज हमारा आउटपुट है Q1 है जो सप्लाई हमने किया था, और वर्क जो है, वर्क कितना मिलेगा, सपोज हमने सप्लाई किया, Q1 सप्लाई किया 5 किलो जूल, और रिजेक्ट कर दिया कितना, 2 किलो जूल। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, किसको, हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किसने बोला, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने ये बात बोला है। क्लियर है, तो ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा, 5 - 2 = 3 किलो जूल। इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस केस के लिए इफिशियंसी हो जाएगा 3/5, यानी मीन्स 0.6, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 60% आएगा। क्लियर है, हीट इंजन का जो इफिशियंसी का टर्म है, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, बताइए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा एक क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, सपोज A and B,
तो ए की हेल्प से बी को वेरीफाई किया जा सकता है और बी की हेल्प से ए को भी वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को जानेंगे ये क्या होता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लियर है। दो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है और ये भी किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर साइकिल, ओनली फॉर साइकिल। ठीक है, ये भी किसके लिए वैलिड है, साइकिल के लिए ही वैलिड है। क्लियर है, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये दोनों आपका साइकिल के लिए ही वैलिड है, प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मैं साइकिल पे इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग यही मिस्टेक करेंगे। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट को आप लोग प्रोसेस के केस में लगाने लगेंगे तो ये फिर गलत हो आएगा आपका आंसर। क्लियर है, अब देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल एंड विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। इसमें क्या बोला गया है कि सपोज आपके पास एक लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का कोई आपका टेम्परेचर है, सपोज ये आपका रूम मान लीजिए, और यहाँ से मेरे को क्या करना है, हीट ट्रांसफर करना है। सपोज 5 किलो जूल मेरे को हीट ट्रांसफर करना है, कहाँ पर, एक जो हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रूम है, सपोज ये रूम 1 है, रूम 1 और ये रूम 2, तो रूम 1 का टेम्परेचर है 20 डिग्री एंड रूम 2 का टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो इसके आप क्या बोलेंगे कि एक आप बताइए कि अगर 5 किलो जूल लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हमको भेजना है तो क्या बिना वर्क इनपुट के कुछ होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। क्लियर है, यही स्टेटमेंट में बोला गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे रूम का टेम्परेचर सपोज बहुत ठंडा है, ठीक है ना, और मेरे को सपोज ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ से मेरे को कुछ हीट ट्रांसफर करना है, सपोज 5 किलो जूल, तो मेरे को कुछ ना कुछ इसमें वर्क करना पड़ेगा। वो मैं कैसे भी करूं, जैसे उसको मैं कहीं ना कहीं से मेरे को वर्क इनपुट देना पड़ेगा, मेरे को हीट पंप या रेफ्रिजरेटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इसमें हमको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। समझ पा रहे हैं ना, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही बोलता है कि यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं इनपुट देना होगा, वर्क देना होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर है, बताइए क्लियर है ये, संसिल ये क्लियर है आपको, बताइए जीशु, कुणाल, ओके, वेरी गुड। अगर कोई भी दिक्कत होगा किसी भी टाइप का तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक डिवाइस के बारे में पढ़ा था, कौन सा डिवाइस, हीट इंजन डिवाइस। उसके बाद एक दूसरा डिवाइस आता है रेफ्रिजरेटर डिवाइस। ये होता क्या है इसको जानेंगे। एक ऐसा मशीन है, ये एक ऐसा मशीन है जो कि हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर से, अगर ऐसे समझिए आप लोग कि अगर मेरा एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और इस रूम को मैं ठंडा रखना चाहता हूँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहता हूँ, लेकिन हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा मशीन है जो 20 डिग्री टेम्परेचर रखने में इस रूम की मदद करेगा। समझ पा रहे हैं ना, यही रेफ्रिजरेटर का काम है। जैसे आप लोग बर्फ वगैरह, आइस आइस जो होता है, आइस कैसे जमता है, उसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर की हेल्प से जमता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसमें एक रेफ्रिजरेटर मशीन होता है, पूरा कॉम्बिनेशन रहता है। वो क्या करता है कि हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर से
लोअर टेम्परेचर रखता है। सपोज 5 डिग्री रखना है तो 5 डिग्री रखता है। अगर ज़्यादा एनर्जी इनपुट करेंगे तो और ज़्यादा ये ठंडा रखेगा। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? जैसे कि आपने, मैं एक रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फाइजर वैक्सीन है, मतलब अमेरिका का है, जो कि बहुत कोल्ड प्रेस पे रखना मैंडेटरी है। समझ पा रहे हैं ना? तो कोल्ड प्रेस पे रखना मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपको बहुत वर्क देना पड़ेगा, बहुत इलेक्ट्रिसिटी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा। तो इसलिए शायद इंडिया में उसको नहीं लाया जा रहा है अभी तक। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत वो इफिशिएंट नहीं है। वो हमारे लिए उतना हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग -70 डिग्री, शायद -70 डिग्री उसको सेल्सियस पे रखना है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो इसको आप लोग अपने डे टू डे लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे थर्मल इफिशिएंसी की बात की थी, उसी तरह एक सीओपी एक होता है जो कि परफॉर्मेंस पैरामीटर दिखाता है। और सीओपी का एक्चुअली में क्या मीनिंग होता है? सीओपी जो है हमारा रनिंग रनिंग कॉस्ट को निर्देशित करता है। समझ पाया ना? जैसे कि इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी हमारा डिनोट करता है कि कितना परसेंटेज हमारा जो सिस्टम है इफिशिएंट है। उसी तरह सीओपी है जो यह इंडिकेट करता है कि हमारा सिस्टम रनिंग कॉस्ट कितना लगेगा, कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। इसको आप लोग आरएससी चैप्टर्स में डिटेल वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बताइए, क्लियर है? रेफ्रिजरेटर तक पॉइंट क्लियर है? उसके बाद मैं सीओपी के बारे में बताऊंगा। ओके, एक सीओपी होता है। सीओपी क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। सीओपी में देखिए, इसका डिफिनीशन पहले जानेंगे। डिजायर इफेक्ट बाई एनर्जी इनपुट। हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए? डिजायर का मतलब होता है कि मेरे को रूम को ठंडा रखना है, यही मेरा डिजायर है रेफ्रिजरेटर के केस में। और एक हीट पंप का कंसेप्ट बताऊंगा, उसमें रूम को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। उसमें हमारा क्या पर्पस रहता है कि रूम को गर्म रखना। लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है, रूम को या रूम को क्या ठंडा रखना हमारा पर्पस होता है। तो इसमें क्या करेंगे, डिजायर इफेक्ट क्या है? डिजायर या इफेक्ट यह है कि जो हमारा, देखिए इसको ऐसे समझिए। सपोज आपने ये आइस रखा हुआ है, ठीक है, आइस रखा हुआ है, और इसमें क्या हो रहा है, जब सराउंडिंग से आइस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सपोज 5 किलो जूल, तो आप क्या कीजिए, रेफ्रिजरेटर लाइए और यही 5 किलो जूल इससे निकालते रहिए पर सेकेंड। सपोज 5 किलो जूल पर सेकेंड। देखिए ये हमारा सराउंडिंग है आसपास, और सराउंडिंग क्या कर रहा है, आइस को मेल्ट कर रहा है। इस मेल्ट को बचाने के लिए हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर का यूज किया। और रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, जो भी 5 किलो जूल सराउंडिंग से इसको आ रहा है, वही मैं 5 किलो जूल जबरदस्ती निकाल दे रहा हूँ। किसकी हेल्प से? रेफ्रिजरेटर की हेल्प से। इसी की को क्या बोलते हैं, डिजायर इफेक्ट। मैंने क्या किया, आप 5 किलो जूल सराउंडिंग दे रहा है तो मैं 5 किलो जूल निकाल दे रहा हूँ, मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, मेरा आइस जो है मेल्ट नहीं हो पा रहा है। यही हमारा डिजायर इफेक्ट है। और सपोज इस काम को करने के लिए 5 किलो जूल हीट को निकालने के लिए अगर मैं 5 किलो जूल वर्क दे रहा हूँ, सपोज वर्क दे रहा हूँ 5 किलो जूल, तो हमारा सीओपी क्या हो जाएगा, 5 किलो जूल बाई 20 किलो। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? बताइए, इसको समझ पाए तो हमारा सीओपी क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा रियली में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मैं आपको समझाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए, एक होता है रेफ्रिजरेटर का यूज कहाँ करते हैं, अगर मेरे रूम को ठंडा रखना है तो रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे।
सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे कि आपका कश्मीर हो गया, या ये जो है देखिए रेफ्रिजरेटर का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, दुबई वगैरह शहर में, दुबई जहाँ ईरान इराक ये सब प्लेसेस में रेफ्रिजरेटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको अदर शब्दों में एसी बोल सकते हैं, एयर कंडीशनिंग, इसका एडवांस वर्जन है। क्लियर है ना? तो देखिए ये दुबई और जहाँ हॉट प्लेसेस है रेफ्रिजरेटर का बहुत यूज होता है। अब देखिए कोल्ड प्लेसेस की जहाँ बात है वहाँ पे हमको क्या चाहिए, रूम को गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे हीट पंप का यूज करेंगे, हीट पंप का यूज करेंगे। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, और दोनों का सीओपी का फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन कहाँ पे कौन यूज होगा ये आपको जानकारी रखना है। देखिए इसमें क्या करना है, हाई, देखिए ये जो सपोज हमारा रूम है, ठीक है, ये हमारा रूम है और इस रूम को गर्म करना चाहते हैं, सपोज हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहते हैं सपोज, और ये हमारा है लोअर टेम्परेचर है, कहाँ से सराउंडिंग हमारा लोअर टेम्परेचर है सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग में जो भी हीट है उसको कलेक्ट करके मेरे को इस रूम में भेजना पड़ेगा। तो कलेक्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं मेरे को वर्क देना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मनी इन्वेस्ट करेंगे तभी हमको क्या पड़ेगा, रूम गर्म हो पाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें हीट पंप है, तो इसका सीओपी क्या है, डिजायर इफेक्ट क्या है, हमको क्या करना है, मेरा एम क्या है बताइए, एम क्या है, एम जो है हमारा रूम को गर्म करना है। तो देखिए ये जो सपोज हमको रूम को गर्म करना है, सपोज ये हमारा रूम है और इस रूम को गर्म करना है, तो गर्म क्यों होगा करेंगे, क्योंकि ये हमेशा थोड़ी सपोज 50 किलो जूल एनर्जी इससे रिजेक्ट हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे 50 किलो जूल पर सेकेंड एनर्जी इसको देते रहेंगे, तो हमारा रूम सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म रहेगा। तो डिजायर इफेक्ट क्या है, जितना लॉस हो रहा है उतना पर सेकेंड हम लोग इसको देते रहें तो हमारा पर्पस फुलफिल होगा। और इस काम को करने के लिए मेरे को वर्क लग रहा है सपोज 30 किलो जूल, जो भी मैंने ये काम किया, ये वर्क किया, इसका कितना लग रहा है 30 किलो जूल, तो इसका सीओपी कितना हो जाएगा, डिजायर इफेक्ट, देखिए इसका भी फॉर्मूला वही है, डिजायर इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट। आपको देखिए सीओपी जब भी पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला याद रखिएगा, डिजायर इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट। आप एनर्जी कितना इनपुट कर रहे हैं और हमको क्या चाहिए, समझ पा रहे हैं ना? अगर हमको ठंडा रूम को रखना है तो रेफ्रिजरेटर कहलाएगा और गर्म रखना है तो हीट पंप कहलाएगा। क्लियर है कुणाल जिसु संशील? अब देखिए इसके बाद देखिए सीओपी इसके केस में क्या हो जाएगा, हम मेरा डिजायर इफेक्ट कितना है 50 किलो जूल पर सेकेंड है, ठीक है, और हम पर सेकेंड कितना एनर्जी इनपुट दे रहे हैं 30 दे रहे हैं, सपोज मैं ये आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा सीओपी। क्लियर है? सीओपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए हीट पंप का सीओपी मैंने ये दे दिया और रेफ्रिजरेटर का सीओपी मैंने ये दे दिया, दोनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया। ये बहुत आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस करना है, ये आपको याद रखना है। सीओपी ऑफ हीट पंप किसके बराबर होता है, 1 प्लस सीओपी प्लस रेफ्रिजरेटर। ये जानते हैं गेट में इसी तरह का एक क्वेश्चन इसी साल आया था, ठीक है ना, बहुत आसान था, ठीक है। इसमें इस साल या पिछले साल आया हुआ था, इसमें हीट पंप का दिया हुआ था, रेफ्रिजरेटर का पूछा हुआ था। तो बेसिकली जो गेट का जो लेवल है वो आरएसी मतलब एक आरएसी चैप्टर सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना है, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। क्लियर है? तो जो कि आरएसी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स होने के बाद एक कंसाइज वे में उसका शेड्यूल फिक्स करके हम लोग इसका क्लास लेंगे। क्लियर है? अब देखिए एक आपका कार्नोट साइकिल है, ठीक है, ये कार्नोट साइकिल जो रिवर्सिबल साइकिल है, इसका पढ़ने का क्या पर्पस है
और ये कारनॉट साहब ने दिया था, ठीक है। ठीक है, देखिए यह एक ऐसा साइकिल है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सीओपी में कोई दिक्कत है तो बताइए, सीओपी वगैरह में कोई दिक्कत है तो बताइए, बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, अब देखिए एक कार्नोट साइकिल है, ये देखिए एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज बचपन में हम लोगों ने क्या किया था, एप्पल पढ़ना था। एप्पल पढ़ने से पहले हमने ए के बारे में जाना, पी के बारे में जाना, बी के बारे में जाना है, एल के बारे में, ई के बारे में, इसके बारे में एबीसी से सीक्वेंस वे में हमने जाना। उसी तरह एक कार्नोट साइकिल हाइपोथेटिकल साइकिल है। जब इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, एक्चुअली ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल है और इसका इफिशियंसी मैक्सिमम होता है कि दुनिया का कोई भी मशीन आप डिजाइन कर लीजिए, इससे ज्यादा उसका इफिशियंसी हो ही नहीं सकता। क्लियर है, इससे ज्यादा उसका इफिशियंसी हो ही नहीं सकता। तो हम साइंटिस्ट लोगों ने और जितने भी जानकार हैं थर्मोडायनेमिक्स, उन्होंने क्या किया, इसको रिफरेंस लेकर बहुत सारे फंडामेंटल्स कंसेप्ट डिराइव किए, बहुत सारे इंजन्स बनाए गए। समझ पा रहे हैं, सपोज इसका इफिशियंसी 80% है, तो इसको रिस्पेक्ट में रखकर हम लोग क्या करते हैं, इसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन करीब नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत स्लो प्रोसेस का साइकिल है। मतलब अगर इसका जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, सपोज आप ऐसे सोचिए ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज मैं आपको हीट दे रहा हूँ, मैं आपसे आपसे खुद से ही पूछ रहा हूँ, मैं सपोज बोलूँ आपसे कि मैं आपको हीट दे रहा हूँ और आपका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। क्लियर है, ऐसा क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है कब, बहुत अगर मैं धीरे धीरे आपको हीट दूं, सपोज 1 किलो जूल दूं, फिर 1 किलो जूल दूं, बहुत धीरे धीरे मैं आपको हीट दूंगा, तब आपका टेम्परेचर अचानक से चेंज नहीं होगा। यही आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। क्लियर है, और एडियाबेटिक प्रोसेस प्रोसेस होता है, ये क्या बोलता है कि हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो हीट ट्रांसफर किस केस में नहीं होगा, जब आपके पास बहुत कम टाइम हो। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये जो है ना हाइपोथेटिकल साइकिल है, जो कि दो प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बना रहता है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखिए इसमें 1 से 2 प्रोसेस को जानेंगे। 1 to 2 प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन है। उसके बाद 2 to 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। क्लियर है, उसके बाद 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, और 4 to 1 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बातें बोली, इसको मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसको डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल वे में इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक कार्नोट थ्योरम के बारे में जानेंगे। और ये क्या आपको ये समझ में आया, कार्नोट साइकिल समझ में आया। ये क्या है, एक्चुअली रेफरेंस के लिए लिया गया है, और रेफरेंस की हेल्प से, जैसे हम लोग रेफरेंस लेते हैं कि उसकी हेल्प से ही हम लोग उसके तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, चलिए अब कार्नोट थ्योरम है और इसको जानेंगे क्या है, थ्योरम क्या बोलता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। For different engine operating between same temperature limits, no engine can have for efficiency greater than Carnot or reversible cycle। वही मैंने जो बात बोली, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि सपोज हमारे पास ये 30 डिग्री का सोर्स है और ये हमारे पास हीट इंजन है, और इस ये हमारा सराउंडिंग है सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ से सपोज 20 किलो जूल एनर्जी आ रहा है और ये रिजेक्ट कर रहा है 5 किलो जूल। ऐसा मान लीजिए ये हमारा हीट इंजन है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर हमारा कार्नोट साइकिल होगा, मतलब अगर कार्नोट साइकिल होगा तो उसका मैक्सिमम
इफिशिएंसी होगा। उसके अलावा आप कोई भी दुनिया का साइकिल दे दीजिए, उससे ज्यादा इफिशिएंसी हो ही नहीं सकता। और इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल कार्नोट इफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम इफिशिएंसी होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कार्नोट जो है यहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा। किस केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। यानी रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि ना उसमें फ्रिक्शन होगा और बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस उसमें होंगे। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट को समझने के बाद मैंने यहाँ पे दो इंजन आपको दिखाया है। क्या कौन से, देखिए फर्स्ट इंजन एंड सेकेंड इंजन। तो जो सेकेंड इंजन है ये हमारा रिवर्सिबल है, जिसका मैक्सिमम इफिशिएंसी होगा। और ये रिवर्सिबल का क्या होगा, मिनिमम मतलब उससे कम होगा। सपोज इसका इफिशिएंसी 80% है, इसका इफिशिएंसी कितना होगा 70 या 70% मान लीजिए, तो इसका होगा, लेकिन 80 नहीं होगा। ये रिवर्सिबल का कभी भी इफिशिएंसी रिवर्सिबल से हमेशा कम ही होगा। इसीलिए रिवर्सिबल पढ़ते हैं ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर सकें, ठीक है, और या मैक्सिमम पहुंचने की कोशिश कर सकें। लेकिन मैक्सिमम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, ये मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया था, आउटपुट बाय इनपुट। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, W1 बाई इनपुट कितना Q1। और W1 कैसे आएगा, यहाँ पे W1 आएगा, आपको मालूम होना चाहिए Q1 को क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर W1 जो Q2। तो यहाँ से W1, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का नियम यही है। तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा तो फाइनली ये इक्वेशन आया, ठीक है। और ये देखिए एक आपको ये जानेंगे, ये आपको जानना है कि रिवर्सिबल केस में Q2 बाई Q1 इजकल टू T2 बाई T1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, किस केस में, रिवर्सिबल केस में। क्लियर है, क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये किसके लिए वैलिड, ओनली रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। क्लियर है कुणाल, ओके। इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ पॉइंट सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीओपी के बारे में पढ़ा। अब उसका धीरे धीरे एप्लीकेशन आ रहा है। एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में यूज करेंगे और हीट पंप में यूज करेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर में कैसे यूज करेंगे। देखिए मैंने सीओपी का फॉर्मूला दिया हुआ था, और अभी मैंने बताया कि जो हमारा Q2 जो होता है फंक्शन ऑफ T2 हो जाएगा। मतलब जो आप इस तरह से जान सकते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो Q जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू T होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, Q2 को क्या लिख दिया, देखिए Q2 को क्या लिख सकते हैं, K2 T2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, यहाँ पे K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और Q1 क्या आ जाएगा आपका, KT K और T1। अब देखिए इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो QT का वैल्यू कितना आ जाएगा, KT2, और Q1 का KT1 माइनस KT2, और यहाँ से क्या हो जाएगा T2 बाई T1 माइनस T2। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, क्लियर है, क्लियर है ये कंसेप्ट, बताइए। ओके, इसके बाद उसी तरह मैंने यहाँ पे कंसाइज वे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगर एक डिवाइस है, इंजन है, हीट इंजन है, तो उसका रिवर्सिबल है, सपोज वो क्या है, रिवर्सिबल है, तो उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ये इफिशियंसी का टर्म है, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मैंने अभी यहाँ पे दिया था, देखिए यहाँ पे T2 बाई T1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T लोअर बाई T हाइयर, ठीक है।
क्लियर है? उसी को टी एल का मतलब क्या हुआ, टी लोअर मतलब लोअर टेम्परेचर, और टी हायर लोअर टेम्परेचर, एंड टी एच का मतलब हो गया हायर टेम्परेचर। क्लियर है? हायर टेम्परेचर जो भी हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, उसको हमने यहाँ पे आपको कंसाइज वे में लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। क्लियर है? इस टेबल में कोई आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। इस टेबल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे। अगर कोई भी किसी टाइप का दिक्कत है तो क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक क्लॉसियस इनक्वालिटी है, इसको पढ़ेंगे। उससे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई भी किसी टाइप का सेकेंड लॉ नहीं समझ में आया हो, फर्स्ट लॉ नहीं समझ में आया हो, तो आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्लॉसियस इन इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। ओके कुणाल, आपको क्लियर है? देखिए इसका आपको घबराना नहीं है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। थोड़ा सा मैं थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, तब इसका आप जैसे क्लास खत्म होने के बाद आप इसको रिवीजन कीजिएगा बुक की हेल्प से, या मैं नोट्स शेयर कर ही देता हूँ, तो वहां से आप कर सकते हैं। देखिए एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉसियस इन इक्वालिटी। ये क्या है, उसी से रिलेटेड है, इसको जानेंगे। देखिए दस पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर प्रूफ के तरफ जाएंगे। क्लॉसियस इन इक्वालिटी होता क्या है इसको जानेंगे। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी। ये डी क्यू क्या है इसको जानेंगे। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये आपको कहने का मतलब है। सपोज इसको एक कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज ये हमारे पास कोई सिस्टम है, और ये देखिए ये 500 डिग्री केल्विन पे है, और ये आपका सपोज 600 डिग्री केल्विन पे है, और ये सपोज आपका 300 डिग्री केल्विन पे है। 500 डिग्री केल्विन वाला 20 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, और ये दे रहा है 30 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, और रिजेक्ट कर रहा है सपोज 10 किलो जूल। समझ पा रहे हैं ना? तो डी क्यू बाई टी का मतलब क्या हुआ इंटीग्रल का, कि देखिए अगर ये सिस्टम है, सिस्टम में जब भी अगर हीट आता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो डी क्यू का मतलब क्या हुआ कि ये सपोज Q1 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको Q3 मान लेते हैं, और इसको T3 मान लेते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए ये साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, बचपन मीन्स 12th में ही पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, कहीं ना कहीं आपने ये जानते होंगे। तो समेशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे डी क्यू, तो Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 माइनस, माइनस क्यों लिखेंगे क्योंकि ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन को हम लोग माइनस लेते हैं बाई T3। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए Q1 कितना है, सपोज 20 बाई 25 500 प्लस Q2 कितना है 30 बाई, और Q3 कितना है 10 बाई 300। क्लियर है? तो इस टाइप का हम लोग इसका यूज करेंगे क्लॉसियस इन इक्वालिटी का। ये तो मैं क्वेश्चन ही बता दिया आपको, ठीक है ना, लेकिन इसको पहले डिफिनीशन आपको समझना है। देखिए इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये जो होगा ना, ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। और 0 कब होगा, और लेस देन 0 कब होगा, तो 0 देखिए रिवर्सिबल के केस में होगा, और लेस देन कब होगा, इरिवर्सिबल के केस में होगा। इतना आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। यार देखिए प्रूफ मैंने इसको बता दिया, प्रूफ देखेंगे कि सर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कैसे मैं मान लूं, तो आपको मानने के लिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। सपोज केस 1 है रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और देखिए साइक्लिक इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, समेशन।
तो देखिए इस केस में देख पा रहे हैं ना, Q1/T1 मैंने लिखा, प्लस प्लस लिखा क्योंकि समेशन का मतलब प्लस हो गया, माइनस Q2/T2। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था Q1 जो होता है फंक्शन होता है, T1 का फंक्शन होता है। देखिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कहाँ पे मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पे, हाँ उस वो तो डिलीट हो गया। एक्चुअली मैंने बताया था कि रिवर्सिबल के केस में क्या होता है कि क्यू जो होता है फंक्शन ऑफ T1 होता है, टेम्परेचर होता है, मैंने बताया था ना आपको। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, Q1/Q2 इक्वल तो लिख सकते हैं T1/T2। क्लियर है? Q1 इसको लिखा जा सकता है ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये आपका हो जाएगा Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2। लेकिन देखिए ये तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ कुणाल? क्लियर हुआ? देखिए मैंने ये आपको ध्यान में रखना है, Q जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। एक्चुअली ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है किसमें, रिवर्सिबल केस में। क्लियर है? रिवर्सिबल केस में क्लियर होता है। संशील आपको समझ आया? जीशु देखिए यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। केस वन देखिए मैं इसी को प्रूफ कर रहा हूँ, इसी जो स्टेटमेंट को है प्रूफ कर लिया मैंने, एक को प्रूफ कर दिया, रिवर्सिबल साइकिल वाला प्रूफ कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इरिवर्सिबल साइकिल के केस में प्रूफ करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर ले लिया, सेम का मतलब कि सोर्स भी सेम लिया और सिंक भी सेम लिया। क्योंकि कंपैरिजन कब करते हैं, जैसे कि आपको किसी से कंपैरिजन करना है, ठीक है, सपोज कुणाल को किसी से कंपैरिजन करना है, तो क्या करेगा, वो अपने क्लासमेट से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो भी मान लीजिए सपोज थर्ड ईयर में है, तो वो भी थर्ड ईयर में है। उसी तरह यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कहीं ना कहीं हम लोग सेम रखेंगे। नहीं तो कोई बोलेगा कि कोई फोर्थ ईयर वाला थर्ड ईयर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्थ ईयर वाला थर्ड ईयर से ज़्यादा ही टैलेंटेड होगा जनरल केस में, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसको आपको टेम्परेचर जो रहता है डिफरेंस या जो हमारा पॉइंट्स है उसको सेम रखेंगे कभी भी कंपेयर करने के केस में। अब देखिए एक हमारा है इरिवर्सिबल, देखिए ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इरिवर्सिबल में इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी कम होगा। इरिवर्सिबल में मैंने बताया था कि इफिशिएंसी कम होगा। इफिशिएंसी कम होने का मतलब है कि वर्क वर्क कम मिलेगा, यही ना मतलब हुआ। इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि वर्क बाई क्यू इनपुट, वर्क कम होगा तो इफिशिएंसी कम होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हो। क्लियर? लेकिन इस केस में इरिवर्स हम लोग क्या चाहते हैं कि हमेशा मैक्सिमम इफिशिएंसी हो, उसके लिए ही तो वर्क करते हैं इतना, ताकि रिवर्सिबल नहीं भी पहुंच पाए तो कम से कम लॉस हो हमारा। इसके बाद देखिए रिवर्सिबल के लिए ये तो मैंने बता ही दिया था। और इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल, ये भी मैंने आपको बताया, अभी बताया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जो हमारा वर्क मिलेगा, ये W1 जो वर्क है रिवर्सिबल के केस में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन लॉस होने का मेन कारण है। और W2 क्या इरिवर्सिबल है, इसमें फ्रिक्शन वगैरह क्या हो जाएगा, वर्क कंज्यूम कर जाएगा। क्लियर है? तो देखिए W1 क्या हो जाएगा, W2 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, रिवर्सिबल क्या होगा, इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा Q2 रिजेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क कम मिल रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वर्क कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिजेक्शन ज्यादा हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हैं ना, रिजेक्शन ज्यादा हो रहा है। हीट वो जो हमारा है, कहीं लीकेज हो गया इंजन में, या कुछ ऐसा ड्रॉबैक हो गया, या सही से कंबशन नहीं हो पाया, तो क्या हो गया, वो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो यही लॉस होगा हमारा हीट, वही तो हम नहीं चाहते, वही ड्रॉबैक है। इसलिए इरिवर्सिबल पे क्या होगा, हीट लॉस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है।
इरिवर्सिबल में क्या हो जाता है, हीट लॉस ज्यादा हो जाता है। तो देखिए क्लॉसियस इन इक्वालिटी है, ये कहीं भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको नहीं दिया था कि इरिवर्सिबल के लिए यूज कीजिए या रिवर्सिबल के लिए यूज कीजिए। मैंने बाद में यहाँ पे बताया है कि कब इरिवर्सिबल होगा, कब रिवर्सिबल होगा। लेकिन यहाँ तक मैंने क्या बताया है, यहाँ तक मैंने आपको यही बताया है कि क्लॉसियस इन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्लॉसियस इनइक्वालिटी होता है, वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है। जीरो कब होगा, रिवर्सिबल के केस में। लेस देन कब होगा, इरिवर्सिबल के केस में। अब देखिए यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी यहाँ पे लगाया। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि Q2 जो है कम है Q2 इरिवर्सिबल से। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं, सपोज Q2 रिजेक्ट कर रहा है 5 और Q इरिवर्सिबल रिजेक्ट कर रहा है 6, तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, निगेटिव ही ना आएगा। निगेटिव आएगा कि नहीं बताइए कुणाल, यीशु, राज। तो इसीलिए इस इक्वेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, हीट रिजेक्शन ज्यादा होता है। हीट रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये हमारा क्लॉसियस इन इक्वालिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको क्लॉसियस इन इक्वालिटी के बारे में बताया था, ये प्रूफ मैंने कर दिया। अब बोलेंगे सर ये तो आपने समझा दिया, लेकिन आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। मेरे को मालूम है, मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे को भी रिवीजन करना पड़ता है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक बार अपने से लिखना पड़ेगा, आपको एक बार सोचना पड़ेगा। कहाँ पे सोचना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये निगेटिव एक्चुअली में क्यों हो रहा है। क्लियर है कुणाल, क्लियर है ना। इसके बाद इंट्रोपी का एक कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। इंट्रोपी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंट्रोपी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये आपका देखिए इंट्रोपी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मैंने पढ़ाया इसको आप अपने एक रेफरेंस बुक से पढ़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप ये 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये आप लोगों में से किनके पास पीके नाग का बुक है? अगर पीके नाग का बुक है तो यस लिखें। पीके नाग का बुक है आप लोगों के पास? ओके, वेरी गुड। तो आप पीके नाग को जब पढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट, बहुत मजेदार स्टेटमेंट है, मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप जरूर उसको पढ़िएगा और इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट मैं दिखाने वाला हूँ, देखिए आपको स्क्रीन विजुअल है? 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, आपको स्क्रीन विजिबल है ना? देखिए ये पीके नाग का, हेलो, देखिए यहाँ पे ये पीके नाग का एक इस जब आप इस बुक को पढ़िएगा तो यहाँ पे फर्स्ट जब शुरुआत में ही एक आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। देखिए इसको पढ़िए, थर्मोडायनेमिक्स इज ए फनी सब्जेक्ट। क्लियर है, देख पा रहे हैं ना? द फर्स्ट टाइम यू गो थ्रू इट यू डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल, the second time you go it, you think you understand it, except 1 or 2 points. Third time you go through it, you don't understand it, but by the time you are so used the subject, इट डज नॉट बॉदर योर एनिमल। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है थर्मोडाइनमिक्स की जो कि
आपको एक बार में पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब उसको सेकेंड बार में पढ़िएगा तो कुछ नया सब सीखने को मिलेगा। फिर थर्ड टाइम में उसी को पढ़िएगा तो आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि ये देखिए, ये जो जो भी सोमरफील्ड साहब ने कहा है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। क्लियर है? राज, कुणाल, यीशु, आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के केस में आपको बुक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स एक फनी सब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसको आप एक बार में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंट्रोपी पढ़ाऊंगा। और आपको एक बात बताना है, कल आप लोग फ्री हैं क्या? कल मैं क्लास ले लूं इसी टाइम पे, ताकि जो भी प्रीवियस क्लासेस हमारा छूट गया है वो कंप्लीट हो सके। आप लोग रेडी हैं तो बताइए। ओके ओके ओके, तो ताकि हम लोग जो क्लास छूट गए हैं उसको कंप्लीट कर सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, और इंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, इंट्रोपी का यूज कैसे करते हैं फंडा में। तो कल भी आई थिंक थ्योरेटिकल ही होगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो अगर कोई आप फीडबैक देना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, ताकि मैं ताकि मेरे को भी लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना ही कमेंट करते हैं ना ही माइक ऑन करके पूछते हैं। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपको रिवीजन कर लेना है, और इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। क्लियर है? ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे।